अगर कोई रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल है, तो उसका कंसर्न अगर फर्टिलिटी है कि मैं बच्चा पैदा करना चाह रही हूँ मगर नहीं हो रहा, बिकॉज वी नो कि अगर उसके पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, 3 महीने में आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। तो अगर एक औरत हर महीने ओव्यूलेट कर रही है तो उसके चांसेस प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा है। 12 महीने में 12 बार है, और दूसरी अगर 2 या 3 महीने में आ रहा है उसका महीना, तो वो 1/4 या 1/3 रह जाते हैं प्रेग्नेंट होने के चांसेस। तो हमें उसको हर महीने ओव्यूलेट कराना है। अब नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर निखिल अग्रवाल। आज लेट्स टॉक हेल्थ के इस फिफ्थ सेशन में हमारे साथ गुड़गांव की एक बहुत ही जानी मानी एक्सीलेंट गायनेकोलॉजिस्ट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अरुणा कालरा जी हैं। डॉक्टर अरुणा कालरा सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट हैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में। डॉक्टर कालरा का साउथ सिटी 2 में मम्स क्लिनिक नाम से अपना पर्सनल क्लिनिक भी है, जहां ये इवनिंग ओपीडीज करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को योगा प्रैक्टिस कराती हैं और हर ट्यूसडे को जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए फ्री ओपीडीज भी करती हैं। डॉक्टर कालरा को अपने फील्ड में 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही डॉक्टर कालरा का इंस्टाग्राम अकाउंट है, जहां ये रेगुलरली बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और सेशंस करती रहती हैं। इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के बावजूद डॉक्टर कालरा क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम का भी शौक रखती हैं और उसकी प्रैक्टिस रेगुलर करती हैं और उसके लिए भी टाइम निकाल पाती हैं। ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया है। डॉक्टर कालरा के बारे में बताने के लिए इतना कुछ है कि हमारा पूरा सेशन इसमें जा सकता है। आज का हम सेशन अब स्टार्ट करेंगे। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इतना जेनरस, इतना एक्सटेंसिव इंट्रोडक्शन, मुझे भी नहीं पता था कि इतना कुछ है मेरे लिए कहने के लिए, बट थैंक यू वेरी मच निखिल। आज मुझे अपने ऊपर ही ऐसा लग रहा है निखिल के मुंह से सुनकर कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू निखिल, थैंक यू वेरी मच। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे हमने बताया था आपको, पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्राइड और अदर जनरल चीजों के बारे में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो हम पीसीओडी और पीसीओएस बोलते हैं, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है या डिफरेंट है, और इनका क्या मतलब होता है पीसीओडी, पीसीओएस? ओके, तो पीसीओएस या पीसीओडी एक ही कॉइन के दो नाम, नाम कॉइन कर दिए हैं, बस ऐसा है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बेसिकली ये सिंड्रोम उस चीज़ को कहते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों का एक डायग्नोसिस बनता है। तो क्योंकि पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस को कहेंगे या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होने वाली बीमारियां सिर्फ एक ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती हैं। अगर हम ओबीस हैं, अगर हम मोटे हैं, तो ये हमें हार्ट डिजीज भी देगी, हाइपरटेंशन भी देगी, डायबिटीज भी देगी। और मोटापे से होने वाली जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर होना या बच्चा ना हो पाना, ये सारी चीज़ें, तो जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के सिम्टम्स और बीमारियां, तो वो सिंड्रोम हो जाता है। इसीलिए इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। और जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती है, और जैसे ही लाइफस्टाइल को ठीक किया जाता है, वो सिंड्रोम अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो बीमारी उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि हम लोगों ने सुन सुन के बना दी है, या हर एक एंडेमिक हो गया है, क्योंकि लाइफस्टाइल तो खैर सभी का आजकल ख़राब है, चाहे वो ऑनलाइन प्रेजेंस हो हर एक की, मोर देन 12 आवर्स, और नो एक्सरसाइज, और जो ऑनलाइन आपके फूड डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं, सब ने आपको स्पॉइल कर ही दिया, हम लोगों को सभी को स्पॉइल कर दिया, एंड दैट इज़ हाउ वी आर एक्चुअली फॉलिंग इनटू दिस बैड लाइफस्टाइल। तो बुरा लाइफस्टाइल होते ही हमारे मोटापा बढ़ता है, और उसके साथ सारी बीमारियां आ जाती हैं, और फीमेल्स में वो पीसीओएस के जैसे रिप्रेजेंट कर देती है। ओके। तो जैसा आपने बताया कि मेन कारण इसका लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल के अलावा और भी कुछ कारण हैं पीसीओडी या पीसीओएस के? ओके, तो देखिए, है तो सारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं जो कि इसका कारण बन सकती हैं। सबसे पहले आपका स्लीपिंग पैटर्न ख़राब होना, नाइट ड्यूटीज़ जिनकी होती है, उनका खाने का टाइम भी गलत है और सोने का टाइम भी गलत है। तो जिनको नाइट ड्यूटीज़ हैं, जिनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो फ्लैशी लाइट्स ज़्यादा आईज से ब्रेन में जा रही है,
तो ब्रेन में भी जो मेलेटोनिन हार्मोन है उसकी डिस्टर्बेंस होने से पीसीओडी या ओवेरियन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कोई बच्चा शुरू हुए पीरियड्स उसके 12 साल पर और वो बचपन का जो ओबेसिटी है उसका जो बेबी फैट कहते हैं, वो आगे जाते-जाते मेनार्की जैसे ही खत्म हुई 18 साल तक वो नहीं ठीक हुआ और तो फिर वो पीसीओडी में फ़ॉल कर जाता है। शुरू के पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं क्योंकि तब ओवरी और ब्रेन की एक्सिस डेवलप हो रही होती है और बाद के पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं क्योंकि जो ओबेसिटी थी बचपन की वो ठीक नहीं हुई, तो अब जो है वो ओवरीज उसी ट्यून से पीरियड्स इरेगुलर करती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो वो जो बच्चे टीम एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट करते, जो सारा दिन बैठे रहते हैं, जो ऑनलाइन फूड सर्विसेज पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, या जो माएँ या हम लोग ब्रेड बेकरी आइटम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर उनका होता है। तो बच्चों में नो फिजिकल एक्टिविटी, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, अडल्टहुड में हैविंग टू मच, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है आपके ऑफिस का, या बहुत फ्लैशी लाइट है कंप्यूटर की, या नाइट ड्यूटीज़ हैं, या जेट लैग्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पीसीओडी में। अभी तक हमारा ये मानना था कि जो भी अनहेल्दी बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स या ज़्यादा वेट हो जाता है उस जिसका, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, खाना मेटाबोलाइज ठीक से नहीं होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और ये सारी तकलीफ़ें होती हैं जो पीसीओडी के सिम्टम्स या साइंस हैं। मगर ओवर द ईयर्स माँओं ने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराया, तो जो ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, दे आर थिन एंड एक्टिव किड्स। और जो बॉटल फेड या टॉप फॉर्मूला फीड बच्चे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो दे हैव टेंडेंसी फॉर ओबेसिटी एंड ओके। लेटर लाइफ में डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है। तो उस वक़्त इतना नहीं समझ में आता हमें कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट। मगर लेटर लाइफ में जो ये देखा गया कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे थे उनके हार्मोनल रेगुलैरिटी ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत की जो बॉटल फॉर्मूला फीड पे थे। वो मोटे भी होते हैं और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी उनको ज़्यादा होते हैं। तो अगर वहाँ से शुरू किया जाए तो एक लड़की जो कि बहुत पतली है, वो भी पीसीओएस हो सकती है क्योंकि अब हमारी जीन्स में म्यूटेशन हो गया है। तो ओके। पहले ओबेसिटी में ही होता था लेकिन अब माँओं से बच्चों में भी ये जीन म्यूटेशन आने लग गया है। तो ओबीस पीसीओडी एक ग्रुप होता है और थिन पीसीओडी अनदर ग्रुप है। थिन पीसीओडी में चाहे वो बहुत पतले हैं या वो बीएमआई उनका नॉर्मल है, फिर भी उनको पीरियड्स नहीं आते, फिर भी उन्हें पीसीओडी होता है क्योंकि अब उनके अंदर वो जीन है, जेनेटिक ओके। म्यूटेशन है। उनके लिए ट्रीटमेंट फ़र्क होता है और जो ओबीस पीसीओडी होते हैं उनके लिए फ़र्क होता है। जैसा अभी आपने बताया कि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से मेनली पीसीओएस होता है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से पीसीओडी ना हो और अगर हो गया है तो वो ठीक हो जाए? हाँ, तो ये तो सबसे अच्छा सवाल, और अगर इसको फ़ॉलो कर लिया जाए तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट भी यही है। तो जी। लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर क्योंकि 80% पीसीओडी का कारण है। सबसे पहली बात कि अगर हम वहीं से शुरू करें जहाँ से अगर हमने बचपन में करेक्ट किया होता है अपने आप को, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, आपकी 8-9 घंटे की स्लीप होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो स्लीप साइकिल में आपका ब्रेन फंक्शन करता है और वो जो मेलेटोनिन का इफेक्ट आपका दिमाग पर पड़ा है जिसकी इम्बैलेंस की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हुए, वो करेक्ट हो जाते हैं। फिर हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट जो कि मोस्टली इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट या ब्रेड है या बेकरी है या पोहा है, वर्मिसली है, पास्ता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि हर एक कोई सोचता है कि ये बहुत हेल्दी है, मगर ये इजी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। तो अगर यहीं पर हम हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट डाइट लें जैसे दलिया है या ओट्स हैं या रागी का रोटी है, चाहे स्टफ्ड रोटी है आपकी, वो लें। अब रोटी का जो आटा है वो भी हमारा रिफाइंड फ्लावर होता है, जो पैकेटेड फ्लावर होता है। जो पैकेटेड फ्लावर जिसको कि मल्टीग्रेन आटा करके बेचा जाता है वो भी इतना बारीक होता है कि उसमें बहुत बिल्कुल रिफाइंड मैदा जैसा होता है। तो एनीथिंग विच इज़ रिफाइंड जो इतना रिफाइंड है वो तो आपको बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपको फाइबर ज़्यादा लेना है, तो इसीलिए दलिया या मोटा दरदरा पिसा हुआ आटा जिसमें रागी हो, ज्वार हो, ऐसा लेना चाहिए। और
जब आप ऐसा आटा लेते हैं तो डिफिकल्ट होता है, तो रेजिस्टेंस पे इंसुलिन खत्म होता है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बार बार मैं कह रही हूँ विच इज़ मोस्टली अ कॉज ऑफ पीसीओडी। तो वहाँ से शुरू किया हमने, सुबह दलिया खाया विद ग्रेटेड वेजिटेबल, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। फिर हमने डबल टोन दूध लिया, जो हम आजकल फुल क्रीम लेते हैं सोच के कि वो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल पर डिपेंडेंट है, उसको चेंज करना चाहिए। दोबारा से डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि देसी घी इज स्टिल बेटर देन रिफाइंड, बट इन मच स्मॉलर क्वांटिटीज़। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सैलड्स और सूप के फॉर्म में हम नहीं लेते हैं। फाइबर हम बहुत कम हमारे डाइट में होता है। 3 टाइम मील लेते हैं, मगर उस हिसाब से हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। मॉर्निंग इवनिंग वॉक भी, सिंपल वॉक भी, जैसे रोज़ की मैं प्रैक्टिस में देखूं तो जिससे भी पूछती हूँ कि आज कितनी एक्सरसाइज की थी, तो सभी का आंसर होता है कि नहीं, हम कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल। तो वो सुबह शाम की एक्सरसाइज ज़रूरी है। शाम को डिनर आपका 6 बजे से पहले हो जाना चाहिए, जो कि बहुत पुराना कहीं मानना है, मगर सब लोगों का डिनर 9 बजे के बाद होता है, 10 बजे के बाद होता है, जब वो ऑफिस से आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इलैबोरेट, जो सबसे ज़्यादा खाना होता है, वो डिनर के वक्त किया जाता है, जिस वक्त की मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा स्लो होता है, हम सोने जा रहे होते हैं। तो वो सब होता है। 6 बजे से पहले डिनर करिए, नहीं होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ फल सब्जियाँ खा लीजिए। मगर ये भी बहुत मानना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। कहने का मतलब ये कि आप जितनी कैलोरी खा रहे हैं उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और आप 3 टाइम खाना भी खा रहे हैं, और ज़्यादातर आप बाहर का भी खा रहे हैं, और अल्कोहल भी ले रहे हैं, और स्मोकिंग भी हो रही है, लेट नाइट डिनर्स हो रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं है। सो एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन आवर लाइफस्टाइल, एंड वी नो दैट इफ वी इंक्रीज, कि हमने फाइबर डाइट बढ़ाई, फ्रूट्स, सब्जियां, सूप, डबल टोन दूध, बटर मिल्क, ये सारी चीज़ें बढ़ाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। और जितना हम काम करते हैं उतना ही कैलोरी इनटेक करें, या उससे भी कम करें। ज़्यादा खाने से कभी कोई बीमार नहीं होता, हमेशा, मतलब कम खाने से कभी कोई बीमार नहीं होता, ज़्यादा ही खाने से सारी बीमारियां होती हैं। तो मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल में अगर इतना भी कर लिया जाए कि 1 घंटे की वॉक कर ली जाए, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया जाए, और फाइबर, वेजिटेबल और फ्रूट्स बढ़ा दिए जाएं, डबल टोन दूध कर दिया जाए, चीज़ और ये सब चीज़ें जो है बेकरी प्रोडक्ट्स, उसको ख़त्म कर दिया जाए। लाइफ़स्टाइल की चीज़ें आपने बताई, इसके अलावा मेडिकली क्या ट्रीटमेंट पीसीओडी के लिए होता है? सो मेडिकल ट्रीटमेंट निखिल, ऐसा होता है कि हमारा टारगेटेड थेरेपी होती है, जैसे कि जैसे हमने कहा कि कोई यंग गर्ल से लेके और मेनोपॉजल एज ग्रुप तक सभी को पीसीओडी हो सकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल जिसका भी गड़बड़ होगा वही उसी ब्रैकेट में आ जाएगा। तो जब एक छोटी बच्ची है जो कि 15 साल की है, जिसको कि 6 महीने से पीरियड नहीं आ रहे, या एक्ने हो रहे हैं, या फेशियल हेयर हो रहे हैं, मेल टाइप ऑफ बॉल्डनेस आ रही है, उसका कंसर्न ज़्यादा ये है कि मैं फिजिकली ठीक हो जाऊँ, मतलब एक्ने ठीक हो जाए, मेरा फेशियल हेयर ठीक हो जाए। उसकी माँ का कंसर्न है कि इसको पीरियड्स ठीक से आ जाए। और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल होगी, जो 25 से 35 साल के बीच में होंगी, उनको अगर पीसीओडी डिटेक्ट होता है तो उनका कंसर्न है कि मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, या मेरा मोटापा कम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो जाता है जो मोटापा होता है। और जो मेनोपॉजल एज ग्रुप की फीमेल्स है, उनको फिर से एक्ने और वो सब कुछ होना शुरू हो जाता है, या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, जो कि हमें डर करती है कि क्योंकि पेरीमेनोपॉज है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कैंसर ना हो जाए। एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस पीसीओडी लेटर इन लाइफ में बढ़ जाता है, या डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिक जो थेरेपी है डॉक्टर निखिल, जो हमने बोला कि भाई आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, तो सारी चीज़ें, सो दैट इज़ लेवल 1 थेरेपी। जब भी किसी को आप ऑफर करते हैं तो पहले कि आप अगर लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बट एक यंग बच्चा है, उसको मैं कहूँगी कि नहीं, आप 80 किलो के हो, पहले 50 किलो के होके आओ, तब आपका ट्रीटमेंट होगा एक्ने का, तो ऐसा तो नहीं। शी वुड नेवर बी सेटिस्फाइड एंड शी वांट्स टू लुक गुड इन हर पीयर ग्रुप और फ्रेंड्स के बीच में। तो हमें उसको टारगेटेड अप्रोच देना होता है कि आपके एक्ने के लिए हम ये एंटीबायोटिक का कोर्स दे रहे हैं, या ये टॉपिकल दे रहे हैं क्रीमें, ये आप लगाइए। और इन द मीन टाइम गेट इनटू द मोमेंटम कि आप एक्सरसाइज करें और ये सब कुछ करें, क्योंकि अगर मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए कोई दवा दी, जो कि आप भी जानते हैं वो एंटी डायबिटिक होती है, मेटफॉर्मिन होती है, वो बहुत दिन तक काम नहीं कर पाएगी अगर आपका वेट लॉस नहीं होता है।
और उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाएँगे और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को कोई ऐसी दवा नहीं देना चाहेगा जिसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हैं या इवन शॉर्ट टर्म। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि 6 महीने के बाद वो भी एक्ट करना बंद कर देती है अगर आप वेट लॉस नहीं करते हैं। तो हम टारगेटेड थेरेपी देते हैं, ठीक है, उनके एक्ने ठीक कर दिए, उनके जो फेशियल हेयर है उसके लिए कर दिया। साथ-साथ ये कि लेवल 1 जो थेरेपी है वो आप प्लीज़ शुरू करिए। यू शो अस वेट लॉस, वी विल गिव यू अनदर मेडिसिन टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म। तो जब ऐसे पैरेलली चलता है कि हमने कुछ दवा दी मेटाबॉलिज्म, आइनोसिटोल से पहले शुरू करते हैं। तो वेट लॉस, आइनोसिटोल और एक्ने और फेशियल हेयर के लिए थेरेपी। फिर जब आइनोसिटोल से थोड़ा वेट कम होना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं चलो अब ये ठीक है, अब आप यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस, मेटफॉर्मिन शुरू करते हैं, लेट्स सी कि 2 महीने में क्या रिजल्ट आता है आपका। साथ-साथ उनका भी मोमेंटम देखते रहते हैं और बहुत ज़रूरी है डॉक्टर निखिल उनको बार-बार बुलाकर काउंसल करके मोटिवेट करना, क्योंकि बच्चे या कोई भी वेट घटाना बहुत ही मुश्किल है और वो बार-बार इस रिबाउंड उसमें आ जाते हैं कि हमने 15 दिन ये इतना स्ट्रिक्ट डाइट किया, कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई दिया, इससे बेटर है कि हम वही खा मेडिसिन लें। पे। या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं और फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऑनलाइन भी वेट लॉस की दवाइयाँ लेकर, जो हो नहीं पाता। तो राइट। जो दवाइयाँ हैं वो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए है, आइनोसिटोल है, मेटफॉर्मिन है, या टॉपिकल ड्रग्स हैं एक्ने के लिए या फेशियल हेयर के लिए, या एंटीबायोटिक हो गई आपकी एक्ने के लिए वो। अगर कोई रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल है तो उसका कंसर्न अगर फर्टिलिटी है कि मैं बच्चा पैदा करना चाह रही हूँ मगर नहीं हो रहा, बिकॉज वी नो कि अगर उसके पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, 3 महीने में आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। सो बट नेचुरल है कि अगर एग नहीं बाहर आ रहा तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर एक औरत हर महीने ओव्यूलेट कर रही है तो उसके चांसेस प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा है, 12 महीने में 12 बार है। और दूसरी अगर 2 या 3 महीने में आ रहा है उसका महीना और उसमें भी हमें कंफर्म नहीं है कि वो एग बना रही है, तो वो 1/4 या 1/3 रह जाते हैं प्रेग्नेंट होने के चांसेस। तो हमें उसको हर महीने ओव्यूलेट कराना है। अब ओव्यूलेट कराने के लिए हमारे पहले हार्मोनल स्टेटस देखना है कि अगर मैं ओव्यूलेशन के लिए दवा दूंगी एग बनने के लिए तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेगी कि नहीं। क्योंकि अगर ओबेसिटी की वजह से या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ऑलरेडी उसके मेल हार्मोन्स इतने ज़्यादा हो गए हैं तो हमें उसको पहले डाउन रेगुलेट करना होता है। मेल हार्मोन्स जब तक कम नहीं होंगे तब तक वो ओव्यूलेट नहीं कर पाएगी। तो डाउन रेगुलेट करना है, ओबेसिटी को कम करना है, उन हार्मोन को जैसे LH FSH है उनका रेशियो रिवर्स हो जाता है, LH 3 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है, उसको करेक्ट करना है। तो फिर उसको करेक्ट करने के बाद जब वो उस रेंज में आ जाती है कि जहाँ पर हम लोग ओव्यूलेशन के लिए दवा दें और वो ओव्यूलेट कर जाए, तब हम उनको फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। और या फिर जब मेनोपॉज़ल एज ग्रुप में आती हैं, पेरीमेनोपॉज़ल में, तो जो उनके अलग सिम्पटम्स होते हैं कि उनको मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं या इर्रेगुलर पीरियड है और एंडोमेट्रियम थिकनेस बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है। तो कई बार हमें बायोप्सी भी करके देखना पड़ता है कि वो कहीं प्री कैंसरस स्टेट में तो नहीं जा रहे हैं। और मोस्टली उनके लिए हम मेटफॉर्मिन आसानी से दे पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि दे आर फॉलिंग इनटू, अब वो प्री डायबिटिक स्टेज में भी आना शुरू कर देते हैं। तो हमें वेट लॉस के साथ-साथ उनको फिर ये प्री डायबिटिक डाइटरी एडवाइस देना होता है और कई बार मेटफॉर्मिन स्टार्ट कर देना होता है। तो जैसा आपने बताया कि हमें अगर ओव्यूलेशन करानी है, उसके लिए हम पिल्स देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन पिल्स वगैरह। तो क्या उनके बर्थ कंट्रोल पिल्स के कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट होते हैं या वो सेफ़ है लेना फॉर पीसीओडी पेशेंट्स? ओके, तो जो ओव्यूलेशन कराने वाली दवाएँ हैं वो तो बिल्कुल फ़र्क है, वो तो 5 दिन की है। जो ओरल कॉन्सेप्टिव पिल या जो हार्मोनल पिल आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की बात कर रहे हैं, जो कि कई बार इसलिए देनी पड़ती है, जैसे बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनको कि 6-6 महीने तक पीरियड नहीं है। अब हम ओके। ये कहते हैं कि किसी को अगर 12 साल पे पीरियड शुरू हुआ तो पहले 4-5 साल तो हम मानते हैं कि ओवेरियन पिट्यूटरी एक्सिस डेवलप हो रही है, तो आप उसे भूल ही जाइए। वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो दैट कैन नॉट बी पीसीओडी। तो शुरू के 4-5 साल बच्चे को इरेगुलर पीरियड आते हैं, वो इमेच्योरिटी की वजह से होते हैं, तो उसमें पीसीओडी नहीं है। मगर 12 से 5 जोड़ा 17 साल में भी अगर उसको अभी भी इरेगुलर पीरियड है, हर महीने नहीं आ रहे हैं, 3 महीने पे आ रहे हैं, तो फिर वो एक वरीसम कंडीशन हो जाती है कि हर बार शेड तो होना ही है एंडोमेट्रियम को, नहीं होगी एंडोमेट्रियम शेड तो बहुत थिक हो जाएगी। तो थिक हो जाने के बाद वही प्री कैंसरस या ऐसी कंडीशन ना बन जाए, या जब होगी तो बहुत होगी।
तब ओरल कॉन्सेप्टिव पिल देना ज़रूरी हो जाता है। कई बार ओरल कॉन्सेप्टिव पिल इसलिए ही देना ज़रूरी हो जाता है कि एक्ने भी बहुत अच्छे से और फेशियल हेयर भी बहुत अच्छे से उससे इम्प्रूव हो जाते हैं। तो 6 महीने का अगर ओसी पिल लिया जाए, गिविंग मतलब 21 डे का कोर्स एंड 7 डेज का गैप, तो फेशियल हेयर और एक्ने ठीक हो जाते हैं, पीरियड्स की रेगुलरिटी हो जाती है। इन इतने टाइम में बच्चा अपने आप वो डाइटरी कॉन्शियस भी हो जाता है और एक्सरसाइज डिसिप्लिन भी हो जाता है, और हम फिर विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर ओरल कॉन्सेप्टिव पिल देना होता है तो डाउन रेगुलेट, मैंने आपसे कहा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करना ज़रूरी होता है, तो वो डाउन रेगुलेट करना ज़रूरी होता है। तो हम ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स देते हैं कुछ महीनों के लिए कि वो डाउन रेगुलेट हो जाए। आई एम सॉरी, शायद बहुत आवाज़ आ रही है पीछे से, नहीं, आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा? नहीं। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं तो हम उनको 2 या 3 महीने का ओरल कॉन्सेप्टिव पिल देते हैं डाउन रेगुलेट करने के लिए। जब वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, तब हम ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवा देते हैं। और जब हम कोई एज लाइक पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में देते हैं ओसी पिल्स, तो सिर्फ एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, और मोस्टली हम उन्हें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन देते हैं। तो वो कई बार बहुत हैवी ब्लीडिंग से आते हैं, तो हमें कुछ दिनों का प्रोजेस्टेरोन देके ब्लीडिंग को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि अदरवाइज वो एनीमिक हो जाएंगे। तो जैसा अभी आपने पहले बताया था कि जो पीसीओडी पेशेंट्स होते हैं उनमें प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कितना रिलेशन है पीसीओडी का और इनफर्टिलिटी? तो पीसीओडी में जो इनफर्टिलिटी है वो बहुत ही कॉमन है। ओके, अगर उन्हें पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो एग नहीं बन रहा है। अगर एग बन भी रहा है मान लीजिए 2-3 महीने में, तो क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ओव्यूलेशन बनने के बावजूद भी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो अच्छी रिसेप्टिव नहीं हो रही है, तो बच्चा वहाँ पर लॉज नहीं कर पा रहा ठीक से। तो हम स्ट्रगल करते हैं, या तो ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा, और कई बार इतना टफ हो जाता है कि हमें दवाओं के साथ साथ डेली इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं एग को रिलीज करने के लिए या एग को मैच्योर करने के लिए, और फिर एग के साथ यूट्रस की लाइनिंग को सिंक करने के लिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत है और लाइनिंग बिल्कुल नहीं बढ़ पाती है उनकी। तो मुश्किल तो है, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम पीसीओडी पेशेंट्स में ज़्यादा है। इनफैक्ट प्रेग्नेंट होने के बाद भी क्योंकि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो हमें मेटफॉर्मिन प्रेगनेंसी में भी देनी पड़ती है, क्योंकि उनको जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा रहता है, और क्योंकि हार्मोन लेवल कम होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल, तो उन्हें अर्ली मिसकैरेज, प्रीटर्म लेबर और ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बेबी, ये सारी कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज्यादा होती हैं। आई थिंक इट इज बेटर कि अगर किसी को पीसीओडी है तो पहले उसको रिजॉल्व करके देन दे शुड प्लान फॉर प्रेगनेंसी। बिल्कुल बिल्कुल, दे शुड वेट, क्योंकि वो इतना ज्यादा उनका वजन है, और 11 से 13 किलो फिर प्रेगनेंसी में बढ़ाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ ही जाएंगी। राइट, ओके। जैसा आपने बताया कि एक प्री मेनोपॉजल वुमेन में यूट्राइन कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है पीसीओडी से, तो वो किस किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है और उसके लिए अगेन हम कुछ और भी कर सकते हैं क्या? निखिल, आजकल आपको बताएं कैंसर का एक और एज ग्रुप का सर्ज आ गया है 30s में। मतलब हमें पहले लगता था 50s इज द एज, बट अब 30s में भी आ गया है, और वो सिर्फ इसीलिए आ गया है कि हमारी 20 साल की लड़कियां मोटी हैं। तो जब 20 साल की लड़की मोटी है और उसको पीसीओडी है और वो 45 दिन या 2 महीने तक नहीं ब्लीड करती है, एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है या 3 महीने तक नहीं करती है, तो जितनी थिक होती जाती है उतना चांस है कि वो एबनॉर्मली ग्रो करेगी। ऐसे ही पेरीमेनोपॉज जो हमने कहा कि 45-50 में है, जितनी ज़्यादा एंडोमेट्रियम थिक होती जाती है और रेगुलर ब्लीड नहीं कर रही होती है, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि एनीथिंग मल्टीप्लाइंग has chances to grow into abnormal growth और कैंसर हो जाता है। तो एंडोमेट्रियल कैंसर यू वुड वंडर 30s में बहुत कॉमन हो गया है, 30s में भी कॉमन हो गया है। मतलब लेटर में तो हम सस्पिशियस होते ही हैं और हर एक को कहते हैं कि अगर आपको abnormal ब्लीडिंग है तो बायोप्सी कराइए, बिकॉज अंटिल प्रूवन अदरवाइज इट कैन बी कैंसर। बट इन 30s हम पहले नहीं करते थे, हम सिंपली हार्मोनल टैबलेट दे के उनकी इरेगुलर ब्लीडिंग बंद करा देते थे, कह के कि नहीं 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 दिस इज नॉर्मल, इट वुड बी। आजकल हमें उनको भी कहना पड़ता है बायोप्सी के लिए, बिकॉज वी नो दैट शी इज ब्लीडिंग आफ्टर एवरी 3 or 6 months एंड देन ब्लीडिंग फॉर 20 days।
ओके। सो इसके साथ एक अगेन बायोप्सी के बारे में मैं काफ़ी सेशंस हमारे होते हैं, तो यही कहता हूँ कि बायोप्सी अगर आपको एडवाइस्ड है, तो करानी चाहिए। बहुत लोगों को ये भी वहम है कि बायोप्सी से डिसीज़ हमारी फैल जाएगी या कैंसर फैल जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत कांसेप्ट है। अगर आपके डॉक्टर ने एग्ज़ामिन करके बायोप्सी एडवाइस की है, तो आप उसे ज़रूर कराएँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल करानी चाहिए क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में अभी ही रिसेंटली ही देख चुकी हूँ अ, कई मतलब बच्चियाँ जो कि अपने 30s में हैं और उनको एंडोमेट्रियोइड कैंसर निकला है, जो कि काफ़ी लेटर स्टेजेस में पता चला बिकॉज़ एज़ आई सजेस्टेड कि गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं समझ पाते हैं कि ये इर्रेगुलर ब्लीडिंग इतना सीवियर फॉर्म में प्रेज़ेंट डायग्नोसिस मस्ट बी कैंसर। तो हम लोग पहले यही कहते थे कि अगर कोई 20 साल की बच्ची आई तो नहीं नहीं ये डेवलपमेंटल है, 30s में आए तो कुछ नहीं होता, होता है 1-2 साइकिल हार्मोनल लेके। मगर अब मुझे नहीं लगता कि वी शुड बी लीविंग एनीबॉडी कंसिडरिंग देयर प्रीवियस हिस्ट्री एंड देयर फिजिक एंड देयर इर्रेगुलरिटी ऑफ हार्मोन्स। और पीसीओडी से अलग भी अगर लाइफ़स्टाइल खराब है, तो वो अपने आप भी ये कैंसर का रिस्क है। और अगर पीसीओडी आपको है, यूट्राइन लाइनिंग थिक हो रही है, तो दैट इज़ एन एडिशनल रिस्क फॉर द कैंसर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं एंड वी विल अगेन हैव अनदर सेशन विद यू मैम। एंड थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है।